डियर स्टूडेंट, ज्विटर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। और हम लगातार आपको वीडियो लेक्चर दे रहे हैं और हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का थ्योरी आपको दे दिया है वीडियो के थ्रू। उसके जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, आज उसको हम आपसे डिस्कस करेंगे। और हर चैप्टर की, पूरे बायोलॉजी के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पेज वाइज डिस्कस करेंगे। तो इसको आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान देते रहना है, अच्छे से काम करना है, घबराना नहीं है। चलिए, और हाँ, एक बात बेटा, जो हम आपसे लगातार बोल रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, व्यू बढ़ाना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि हमें आपकी जरूरत है और ट्विटर सबसे ऑथेंटिक चैनल है। चलिए ठीक है, हम लोग बिना टाइम खत्म किए शुरू करते हैं। आज हम लोग को क्वेश्चन जो करना है ह्यूमन आज जो हम लोग क्वेश्चन करना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन करना है। और एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द पहला क्वेश्चन लिखा, द टर्म हेल्थ is defined in many ways. The most accurate definition of the health would be, यानी हेल्थ को हम लोग बहुत तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन हेल्थ की जो सबसे अच्छी डिफिनेशन है, सबसे एक्यूरेट डिफिनेशन, सबसे सही क्या है? पहला ऑप्शन है, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड इन अ बैलेंस कंडीशन। दूसरा, हेल्थ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ स्माइलिंग फेस। तीसरा, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थर्ड आंसर सबसे करेक्ट है। और चौथा आपका दिखा है कि हेल्थ इज द सिंबल ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो आर्थिक संपन्नता का हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। स्माइलिंग फेस का लेना देना होता है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। और सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर हेल्थ की डिफिनेशन के लिए है, जो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डिफिनेशन बताई जाती है। WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डिफिनेशन है, हेल्थ इज a state of complete physical, mental and social well-being। और ये जो आपका क्वेश्चन है, वो पेज नंबर आपका अगर हम बताएं तो पेज नंबर एनसीईआरटी में 146 से, एनसीईआरटी के पेज नंबर पेज नंबर 146 से ये क्वेश्चन उठाया गया है और हेल्थ की डिफिनेशन पूछी गई, जिसका आंसर थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा, द ऑर्गेनिज्म which cause disease in plant and animal are called। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल में डिजीज काज करता है या डिजीज काज कर सकता है, बीमारी फैला सकता है, उसे क्या कहते हैं? इसका जो है पहला ही आंसर सही है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैथोजन। क्या बोलते हैं बोलिए? पैथोजन हम लोग बोलते हैं। इसका पहला ही आंसर सही है, पैथोजन। दूसरा वेक्टर है, इंसेक्ट है, वर्म दिया है। इन सब से भी डिजीज काज होता है, लेकिन जो प्लांट और एनिमल में डिजीज फैलाने का काम कर डिजीज काज करने का काम करता है, वो पैथोजन कहलाता है। वो एजेंट है पैथोजन, जो डिजीज काज करता है। ये लोग डिजीज फैलाने का काम करते हैं। और आपसे अगर पूछा जाए कि ये पे जो है किस पेज नंबर से है, तो ये भी पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज, फिर से सही से लिख दे रहे हैं, पेज नंबर, ये भी 146 से, ये भी एनसीईआरटी से, पेज नंबर 146 से ये भी है एनसीईआरटी की। इसको भी आप देख लीजिए, जिसका आंसर फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, द केमिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड आपको पता है फीवर है, साल्मोनेला टाइफी के थ्रू होता है। उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है एलिसा टेस्ट। आपको पता है एलिसा टेस्ट किस लिए किया जाता है? एड्स के लिए किया जाता है। ईएसआर टेस्ट, आपको पता है ईएसआर का मतलब क्या है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहलाता है, यानी ब्लड में जो आरबीसी का फॉल डाउन होना शुरू हो जाता है, उसको ईएसआर टेस्ट कहते हैं। पीसीआर टेस्ट इंपॉर्टेंट है। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए और जानना बहुत जरूरी है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहलाता है पीसीआर। अगर आपसे पूछा जाए पीसीआर किसे कहा जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहलाता है।
और ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए किसका इन्फेक्शन है उसके टेस्ट के लिए किया जाता है। जैसे कौन सा जेनेटिक मटेरियल, किसके जेनेटिक मटेरियल है हमारे, किसके नाते इन्फेक्शन है और किसका जेनेटिक मटेरियल बॉडी में है जिसके नाते इन्फेक्शन है, वो पीसीआर टेस्ट बताता है। यूजुअली वायरस वगैरह के लिए करते हैं। और चौथा लिखा है विडाल टेस्ट। तो टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, उसका आंसर जो है वो फोर्थ है और विडाल टेस्ट कहलाता है। यानी थर्ड क्वेश्चन का आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर फोर्थ है, इसको आपको देना है विडाल। एलिसा टेस्ट बता दिया एड्स के लिए, ईएसआर क्या है, एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट, पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट कि कौन से ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी में है जिसके नाते इन्फेक्शन काज हो रहा है, जैसे वायरस वगैरह के लिए। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए किया जाता है, बैक्टीरिया होता है जिसके नाते बुखार हो जाता है, कंटिन्यूअस फीवर बना रहता है। ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है डिजीज आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज इन द लिस्ट गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द इन्फेक्शियस डिजीज। अब कैंसर है, इन्फ्लुएंजा है, एलर्जी है, स्मॉल पॉक्स है। ये चौथा क्वेश्चन है और चौथे क्वेश्चन के लिए आपको आंसर जो लगाना है वो आंसर कौन सा है, तो आंसर आपका फोर्थ दिया, सेकंड एंड जो है फोर्थ, सेकंड इन्फ्लुएंजा की बात किया गया है और स्मॉल पॉक्स की बात किया गया है। इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज की बात की कैटेगरी में आता है, तो इन्फ्लुएंजा और स्मॉल पॉक्स की बात किया गया है, इसको आप लोग जानते हैं, जिसका आंसर फोर्थ जाएगा। चौथे क्वेश्चन का आंसर फोर्थ जाएगा। अगला पांचवा है, क्वेश्चन है द स्पोरोजोइट that cause infection when a female anopheles mosquito bite a human being are formed in। लिखा है कि स्पोरोजोइट कहां बनता है, स्पोरोजोइट that cause infection when a female anopheles mosquito bite a human bite, तो कहां इसका इन्फेक्शन होता है, लीवर ऑफ ह्यूमन में, आरबीसी ऑफ मॉस्किटो में, सिलेवरी ऑफ ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में, इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में। तो स्पोरोजोइट का इन्फेक्शन कहां होता है, ये पांचवा क्वेश्चन है और उसका आंसर थर्ड है। तो आप स्पोरोजोइट दैट काज इन्फेक्शन फीमेल मॉस्किटो बाइट इन ह्यूमन बीइंग आर फॉर्म, बनता कहां है, स्पोरोजोइट बनता कहां है, तो ये मॉस्किटो के सलेवरी ग्लैंड में रहता है, इसकी बात हम लोग करते हैं। ये आपका पांचवा है। और अगर इसका पूछा जाए ये कहां से दिया गया है, तो पेज नंबर, बेटा भूल जाते हैं कई बार लिखना, पेज नंबर सबका लिखा है, पेज नंबर जो पांचवा क्वेश्चन है वो 148 पेज नंबर से दिया गया है, 148 पेज नंबर से दिया गया है और इसका थर्ड आंसर सेरेब्रल ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं इसी का, द डिजीज चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय, द डिजीज चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय पूछा गया है। चिकनगुनिया बीमारी किसके नाते फैलती है, हाउस फ्लाई के नाते, एडीज मॉस्किटो के नाते, कॉकरोच के नाते, फीमेल एनाफ्लीज के नाते। तो जो छठा क्वेश्चन है उसका आंसर सेकंड है, एडीज मॉस्किटो के नाते चिकनगुनिया फैलता है। और अगर इसका हम आपसे छठे क्वेश्चन का पेज नंबर पूछें तो पेज नंबर चिकनगुनिया की जो बात दिया गया है 150 पर दिया गया, पेज नंबर 150 पर दिया गया है ये। आगे आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है सातवें क्वेश्चन में, मेनी डिजीज कैन बी डायग्नोस्ड बाय ऑब्जर्विंग द सिम्टम्स इन द पेशेंट, which group of symptoms are indicate pneumonia। निमोनिया का सिम्टम्स क्या है, अगर किसी में बीमारी होती है तो तमाम तरीके के लक्षण उसमें आते हैं, लेकिन निमोनिया का सिम्टम्स क्या है, और ये क्वेश्चन नंबर आपका सातवां है और ये किस पेज नंबर से दिया गया है, तो पेज नंबर इसका भी हम बता देते हैं, निमोनिया का पेज नंबर जो है निमोनिया का सातवें का, ये भी 147 पेज नंबर पर निमोनिया के बारे में एनसीईआरटी में बताया गया है। पेज नंबर की बात कर रहे हैं, पेज नंबर 147 पर है। और इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, क्या सिम्टम्स है, क्या लक्षण है, अगर सही सही आपसे पूछा जाए तो उसका बताना है। इसका आंसर फर्स्ट लगेगा। लिखा है डिफिकल्टी इन इंस्पायरेशन, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि लंग्स में इंफेक्शन हो जाता है, फीवर है आता है, चिल, कफ, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प नहीं, नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज नहीं, मेन डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन क्योंकि लंग्स में इंफेक्शन होता है। तो निमोनिया के लिए पूछा गया है क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, फीवर, चिल, कफ, हेडेक। तो इसका हम लोगों ने जो आंसर लगाया फर्स्ट आंसर गया है सातवें क्वेश्चन का, आप देख लीजिए ध्यान से। और ये किस जगह से दिया गया है, पेज नंबर 147 से दिया गया है और इसका आंसर फर्स्ट लगेगा। बेटा ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, उसकी बात करेंगे। अब आगे लिखा है पेज नंबर आठवां क्वेश्चन है, द जीनस काजिंग कैंसर आर, तो उसको आपको बताना है
कि जीनस काजिंग कैंसर। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है वो पेज नंबर 157 से है और थर्ड इसका जाएगा आंसर। पेज नंबर अगर 8वें क्वेश्चन की बात करें 157 और उसका आंसर थर्ड जाएगा ऑन्कोजीन है। कौन है बोलो? ऑन्कोजीन्स है। द जीन्स काजिंग कैंसर, जीनस नहीं बेटा, द जीन काजिंग कैंसर, सॉरी मेरे बेटा, द जीन्स काजिंग कैंसर। तो ऑन्कोजीन्स कैंसर काज करते हैं। ये पेज नंबर 157 पर दिया गया है एनसीईआरटी में आपके। चलिए आगे आइए, लिखा गया है 9वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है इन अ मैलिग्नेंट ट्यूमर द सेल प्रोलिफरेट, ग्रो रैपिडली एंड मूव टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम न्यू ट्यूमर, दिस स्टेज ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। अब ये स्टेज क्या कहलाती है? हमने आपको बताया था कैंसर दो होता है, एक जहां पर कैंसर सेल बन रही है अपनी ओरिजिनल साइट पर ही रहे, वहां पर रहे, वो कैंसर क्या कहलाता है? बिनाइन। और दूसरा जो कैंसर जहां पर है वहां से फैलता है और ब्लड के थ्रू दूसरी जगहों पर भी, सर्कुलेशन के दूसरे बॉडी ऑर्गन में भी जाता है और वहां भी काज करता है। तो पहला ऑप्शन लिखा मेटाजेनेसिस, नहीं मेटास्टेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? मेटास्टेसिस। इसका आंसर 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर सेकंड है। और अगर आपसे पेज नंबर पूछा जाएगा तो पेज नंबर बेटा ये भी एनसीईआरटी का पेज नंबर 157 है। ये भी एनसीईआरटी का पेज नंबर 157 है। कैंसर मैलिग्नेंट सबसे खतरनाक ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर सबसे खतरनाक ट्यूमर जो एक जहां पर होता है वहां से ब्लड के थ्रू दूसरे ऑर्गन में जाकर के वहां भी इंफेक्शन काज कर देता है। उस टर्म को क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बोलो? मेटास्टेसिस बोलते हैं। सेकंड आंसर जाएगा उसका, इसकी बात हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर। लिखा है व्हेन अ apparently healthy person is diagnosed and unhealthy by a psychiatrist, the reason could be that। 10वां क्वेश्चन आपका है और 10वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है थर्ड, द पेशेंट शो बिहेवियरल एंड सोशल एडजस्टमेंट की बात करता है, मेल एडजस्टमेंट की बात करते हैं। थर्ड आंसर इसका होगा कि वो बिहेवियर के बेसिस पर, सोशल बिहेवियर के बेसिस पर वो जो है अलग टाइप के बिहेवियर शो करता है, तो उसकी बात किया गया है। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर थर्ड जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का कारण क्या है? ये 11 नंबर क्वेश्चन है और ये कहां से है? पेज नंबर 153 से है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 153 से है। और 11 नंबर क्वेश्चन का जो आपको आंसर लगाना है वो पूछा जाएगा आंसर कौन सा है, तो आंसर उसका सेकंड है। यानी कहीं पहला लिखा लिम्फोसाइट बिकम मोर एक्टिव, बॉडी अटैक सेल्फ सेल, तो बॉडी सेल पे अटैक करती है, ये भी बात सही है। और फिर दूसरा पूछा है मोर एंटीबॉडी बनना, ऐसी कोई बात नहीं बताई गई है कि मोर एंटीबॉडी बनने की बात हम लोग करेंगे। लिखा गया द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजन फॉर फॉरेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्फ सेल इज लॉस्ट। वो बॉडी अपनी और बाहरी के बीच जो डिफरेंशिएट करने की क्षमता होती है, बॉडी को ये पता होता है कि बाहर से हमारी बॉडी में कौन आया है और हमारी बॉडी की ही कौन सी सेल है, ये जो डिफरेंशिएट करने की क्षमता होती है वो खो देता है। तो आंसर जो उसका जाएगा बी जाएगा, जिसमें सेकंड और फोर्थ आंसर सही है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए 11 नंबर क्वेश्चन में तो सेकंड और फोर्थ, और अगर उसका ऑप्शन बनाया गया है तो उसमें सेकंड नंबर का आंसर जाएगा। सेकंड नंबर में सेकंड और फोर्थ को दिया गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट है, उसकी बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन में। आगे करते हैं, एड्स इज काज्ड बाय एचआईवी अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी। लिखा गया एड्स काज जो होता है एचआईवी वायरस के द्वारा होता है, इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसके नाते एड्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलता है। नॉट लिखा है, नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एड्स कैसे इसमें से नहीं फैलता है? तो लिखा ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड के थ्रू फौजता ही, इन्फेक्टेड निडल का यूज करोगे फैल जाएगा, सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट रखा जाएगा तो एड्स हो जाएगा। लिखा सेकिंग हैंड, अगर शेक हैंड किया जाता है विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन एचआईवी से किसी को एड्स हुआ उससे हाथ मिलाओगे तो क्या एड्स होगा? नहीं होगा, हाथ मिलाने से एड्स नहीं होता है। तो लिखा नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी, तो ये इसका आंसर थर्ड जाएगा।
12th नंबर क्वेश्चन का आंसर थर्ड जाएगा। और पूछा गया ये किस पेज नंबर से है, तो बेटा अगर कहीं हम भूल जाएंगे तो अगले में और अच्छे से याद रखेंगे। ये पेज नंबर 12th क्वेश्चन का पेज नंबर 155 है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 155 है। स्मैक, बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, 13 नंबर क्वेश्चन है, स्मैक जो ड्रग है कहां से ऑब्टेन्ड होता है, तो लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोम्निफेरम से ऑब्टेन्ड होता है। इसकी बात करेंगे तो उसमें कई और ऑप्शन, लीफ ऑफ कैना, विस, सटाइवा, फ्लावर ऑफ धतूरा, फ्रूट ऑफ एरिथ्रोजाइलम, कोका नहीं। स्मैक किससे ऑब्टेन्ड होता है, स्मैक ड्रग जो होता है लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोम्निफेरम। इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है और ये पेज नंबर 158 से क्वेश्चन उठाया गया है, पेज नंबर 158 से ये क्वेश्चन उठाया गया है। इसको आप रखोगे और उसका आंसर फर्स्ट जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे देखिएगा, लिखा है 14, द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल इन वायरल इंफेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर अगर इसकी हम बात करें तो ये पेज नंबर 151 और पेज नंबर 158, ये हर जगह पर, दोनों जगह पर इसके बारे में थोड़ा जिक्र है। पेज नंबर 151 और पेज नंबर 151 और पेज नंबर 158 पर इसका जिक्र है, इसको आप ध्यान दे लीजिएगा। पूछा गया है द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल इन वायरल इन्फेक्शन, अगर वायरस का इन्फेक्शन होता है किसी भी सेल में तो उस सेल से जो प्रोड्यूस होता है वो क्या कहलाता है, सेरोटोनिन कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है, इंटरफेरॉन कहलाता है, हिस्टामिन आंसर थर्ड जाएगा, इंटरफेरॉन कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो, इंटरफेरॉन कहलाता है। कि अगर कोई वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट कर देता है तो उससे जो प्रोटीन का सिक्रेशन होता है इंटरफेरॉन कहलाता है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर थर्ड जाएगा और इसका एनसीईआरटी में पेज नंबर 151 और 158 पर जिक्र है, इसको आप देख लीजिएगा। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, लिखा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू और टिश्यू या ऑर्गन टू सेव सर्टेन पेशेंट ऑफ्टन फेल ड्यू टू द रिजेक्शन ऑफ सच टिश्यू ऑर्गन बाय द पेशेंट, which type of immune response is responsible for such rejection। अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है तो कौन सा ऐसा, एक तो बी लिम्फोसाइट है, एक टी लिम्फोसाइट है, तो किसके नाते ये जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन जो बॉडी रिजेक्ट कर देती है वो किसके नाते होता है, ये पेज नंबर एनसीईआरटी से उठाया गया है। एनसीईआरटी का जो पेज नंबर है वो पेज नंबर से जो उठाया गया एनसीईआरटी के 151 और 152 पेज नंबर से उठाया गया क्वेश्चन है ये। और इसका अगर आंसर आपसे पूछा जाए 15 नंबर क्वेश्चन का तो आंसर 4 जाएगा, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो होता है वो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस होता है। तो अगर किसी में भी ऑर्गन कोई खराब हो गया है और उसको किसी दूसरे का ऑर्गन उसकी बॉडी में लगाया जा रहा है लेकिन बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, बॉडी रिजेक्ट कर दे रही है, तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस उसके लिए रिस्पांस होता है, टी लिम्फोसाइट रिस्पांसिबल होता है। ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 151 पेज नंबर 152 पर दिया गया है। पेज 15 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर है। 16 नंबर लिखा एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम, बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा आ गई। हमारी बॉडी में एंटीबॉडी होती है, हमारे बॉडी में कोई भी बाहर से पैथोजन आता है या कोई भी एंटीजन आता है जो हमारी बॉडी में बीमारी काज करता है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी बनाता कौन है, बी लिम्फोसाइट, और बी लिम्फोसाइट बनाता है लेकिन सपोर्ट कौन करता है, टी लिम्फोसाइट। लिखा प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम के लिए बेटा जब माँ का पीला पहला गाढ़ा दूध कोलेस्ट्रम कहलाता, विच प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज इज आर। तो हम लोग इसके लिए पूछते हैं आईजीजी, आईजीए, आईजीडी, आईजीई, ये सब एंटीबॉडी होती हैं जो हमें न किसी प्रकार से हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी की रक्षा करती है एंटीजन से, पैथोजन से। तो पूछा कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो पेज नंबर की बात करें अगर तो 151 से शायद है, आप इसको देख लीजिएगा, पेज नंबर 151 पर दिया गया एनसीईआरटी में। और आंसर इसका जो जाएगा सेकंड, क्योंकि जितने भी सिक्रेटरी है, चाहे वो टीयर हो, चाहे वो सलाइवा हो, चाहे वो पसीना हो, कई वो सिक्रेट, जहां पर सिक्रेशन की बात आती है उसमें आईजीए होता है। अगर आपसे पूछा जाए आईजीजी कहां होता है,
मदर के प्लेसेंटा से जो ब्लड ट्रांसफर होकर के बच्चों में जाता है उसमें आईजीजी होता है। आईजीडी जो होता है वो मेम्ब्रेन पर पाया जाने वाला होता है और आईजीई एलर्जी के लिए होता है। आपको ये पता है, ये सब एंटीबॉडी है। फिर से बोल दे रहे हैं, जितने भी सिक्रीशन वाली, जहां पर सिक्रीशन की बात करते हैं, चाहे वो मुंह में सलाइवा का सिक्रीशन होता है, चाहे आंसू का सिक्रीशन होता है, चाहे पसीना का सिक्रीशन होता है, चाहे मदर का मिल्क में जो सिक्रीशन, मदर के मिल्क सिक्रीशन है, कोलेस्ट्रम पहला, माँ का पीला गड़ा दूध, उसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी? आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। आईजीजी कहाँ होगी? तो आपसे पूछा जाएगा आईजीजी मदर के प्लेसेंटा से बच्चों में जाती है, वो होता है। आईजीडी मेम्ब्रेनस एंटीबॉडी होती है। आईजीई एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो आई मदर के कोलेस्ट्रम में कौन सा होगा? आईजीए प्रेजेंट होगा। इसको देखना क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा, आंसर सेकंड जाएगा, पेज नंबर 151। अब लिखा है टोबैको कंजप्शन is known to stimulate secretion of adrenaline and noradrenaline. The component causing this could be. इसके अंदर, टोबैको के अंदर क्या होता है जो एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनालिन के सिक्रीशन कराता है? तो पूछा निकोटिन होता है, टैनिक एसिड होता है, क्यूरेमिन होता है, तो ये सब कैचिन होता है। ये आपसे पूछा गया क्या होता है, तो आप तो बेटा एनसीईआरटी में पढ़े हो। अगर पेज नंबर 17 की बात, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, ये किस पेज नंबर से एनसीईआरटी के दिया है? तो पेज नंबर 160 से दिया है मेरे बेटा, पेज नंबर 160 से दिया है। और इसका आंसर फर्स्ट जाएगा। टोबैको में निकोटिन होता है जो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर फर्स्ट जाएगा, पेज नंबर 160 पर दिया है। Tobacco consumption is known to stimulate secretion of adrenaline and non-adrenaline के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। निकोटिन पाया जाता है टोबैको में। अब आगे हम लोग बात करते हैं एंटी वेनम, इंपॉर्टेंट बात, एंटी वेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन। सांप के काटने पर जो एंटी वेनम की बात किया जाता है, पूछा जाता है, उसे एंटीजन कहा जाता है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, एंटीबॉडी कहा जाता है, एंजाइम कहा जाता है। एंटी वेनम को क्या कहा जाता है? सांप के काटने पर। और पेज नंबर ये 18, क्वेश्चन नंबर 18 का, ये किस पेज नंबर से है एनसीईआरटी के? तो पेज नंबर अगर आपसे पूछा जाएगा तो कहोगे 152 पर ये बात लिखा गया है। पेज नंबर एनसीईआरटी में पेज नंबर 152 पर लिखा एंटी वेनम अगेंस्ट सांप के काटने पर। और आंसर इसका जो है थर्ड जाएगा, एंटीबॉडी कहलाता है। क्या कहलाता? बोलो, एंटीबॉडीज कहलाता है। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ लिम्फाइड टिश्यू। इसमें से कौन लिम्फाइड टिश्यू नहीं है? टॉन्सिल, अपेंडिक्स, थाइमस, स्प्लीन। फिर से सॉरी, इस ऑप्शन का सीक्वेंस हमने पढ़ने में गड़बड़ कर दिया है। 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर 153 एनसीईआरटी में, पेज नंबर 153 और 154 एनसीईआरटी में, पेज नंबर 153 और पेज नंबर 154 पर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ लिम्फाइड टिश्यू। तो इसमें से लिम्फाइड टिश्यू कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए तो लिखा अपेंडिक्स। क्या लिखा? बोलो, अपेंडिक्स, स्प्लीन, टॉन्सिल, थाइमस, ये सब लिम्फाइड टिश्यू होते हैं। अपेंडिक्स की बात किया गया है क्वेश्चन नंबर 19 में, आंसर थर्ड जाएगा, अपेंडिक्स लिम्फाइड टिश्यू नहीं होता है, ये बात दिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लार्ज साइज एट द बर्थ बट रिड्यूस इन साइज विद एजिंग। ऐसी हमारे शरीर में कौन सी ग्लैंड होती है कि जब हमारा जन्म होता है तब वो बड़ी ग्लैंड होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है वो ग्लैंड हमारी बॉडी में छोटी होने लगती है। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। और अगर हम आपसे पेज नंबर पूछें तो ये पेज नंबर 153 पर दिया गया है। एनसीईआरटी में पेज नंबर 153 पर दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 20 कि कौन सी ग्लैंड ऐसी है जो जन्म के समय तो बड़ी होती है लेकिन जब एज बढ़ने लगता है तो छोटी होने लगती है। आंसर थर्ड जाएगा, थाइमस ग्लैंड होता है। ना तो पीनियल, ना तो पिट्यूटरी, ना तो थायराइड। कौन सा होता? थाइमस ग्लैंड ऐसी होती है जो जन्म के समय तो बड़ी होती है लेकिन जब एज बढ़ने लगती है तो ये ग्लैंड छोटी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है ये। हीमोजोइन। अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हीमोजोइन इज, हीमोजोइन कहां पर है या हीमोजोइन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। ये पेज नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो कहोगे पेज नंबर एनसीईआरटी में 147 पर दिया है। पेज नंबर 147 पर ये दिया है एनसीईआरटी में। और आंसर इसका लिखा है, द प्रिकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन,
ऑप्शन इसका सॉरी आंसर नहीं, हीमोजोइन इज प्रिकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन और टॉक्सिन्स फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस और टॉक्सिन्स फ्रॉम प्लाज्मोडियम। भैया आंसर मारो, हीमोफिलस स्पीसीज नहीं, प्लाज्मोडियम स्पीसीज से हीमोजोइन की बात किया गया। टॉक्सिन्स होता है फ्रॉम कहां, प्लाज्मोडियम स्पीसीज में हीमोजोइन होता है, इसकी बात किया गया। आंसर नंबर थर्ड जाएगा इसका। ध्यान से देख लीजिए, हम रुके हुए हैं, पेज नंबर ये किस पर दिया गया, 147 पर दिया गया है। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। लिखा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, याद रखिएगा, द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर रिंगवर्म। इसमें से कौन ऐसा नहीं है जो कारण नहीं रिंगवर्म का, जिसके नाते रिंगवर्म काज नहीं होता है। तो माइक्रोस्पोरम के नाते रिंगवर्म होता है, ट्राइकोफाइटॉन के नाते रिंगवर्म होता है, इपिडर्मोफाइटॉन के नाते रिंगवर्म होता है, कि मैक्रोस्पोरम के नाते रिंगवर्म होता है। इसका आपसे आंसर पूछा गया है और ये क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में आंसर नंबर 4 जाएगा, मैक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम के नाते रिंगवर्म होता है, ट्राइकोफाइटॉन के नाते रिंगवर्म होता है, इपिडर्मोफाइटॉन के नाते रिंगवर्म होता है, मैक्रोस्पोरम के नाते रिंगवर्म नहीं होता। नॉट काज, कौन रिंगवर्म नहीं काज करता है, मैक्रोस्पोरम। आंसर नंबर 4 गया है इसका। और ये पेज नंबर अगर इसका पूछे तो 149 है, पेज नंबर 149 एनसीईआरटी में, पेज नंबर 149 एनसीईआरटी। अगला, अ पर्सन विद सिकल सेल एनीमिया इज, अगर किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है, पेज नंबर 149 से ये है एनसीईआरटी की 149, और इसका जो आंसर है द प्रोन टू मलेरिया। आंसर नंबर थर्ड, 21 का आंसर नंबर थर्ड। टाइफाइड ये नहीं लिखा है, द प्रोन टू मलेरिया, मलेरिया की बात कर, सिकल सेल एनीमिया मलेरिया की बात करते हैं। आंसर नंबर थर्ड दिया है 23 का। इस प्रकार से ये आपका पूरा होता है। और बेटा इसमें कहीं भी कोई आंसर अगर आपको लगा हो कि हमसे गलती हो गई है तो कमेंट में लिख भेजिएगा, उसको सुधार हम भी देख लेंगे। हालांकि हमने पूरा प्रयास किया कि गलती ना होने पाए। प्लीज बेटा लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू बेटा। और इसका अगले टर्न पर, इसके अगले चैप्टर का हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू बेटा।